अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या है? दीज आर प्रोटीनेशियस सब्सटेंसेस दैट स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग यूज्ड अप। और सबस्ट्रेट क्या है? द रिएक्टेंट ऑन विच एंजाइम एक्ट। उसके बाद एक्टिव साइट, द पोर्शन ऑफ एंजाइम दैट हैव कैटालिटिक पावर एंड टू विच सबस्ट्रेट अटैचेस। एंजाइम्स अब हैं क्या? बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। किससे बने होते हैं? ग्लोबुलर प्रोटीन्स के। और ये स्पेसिफिक रिएक्शंस के लिए स्पेसिफिक होते हैं। अगर एंजाइम्स ना हो तो रिएक्शन बहुत स्लो रेट पर प्रोसीड करेगा। द रिएक्टेंट कॉल्ड सबस्ट्रेट इज डैश टू एक्टिव साइट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली अ फ्यू अमाइनो एसिड while the rest of the bulk of amino acid contain the globular structure of enzyme। जो कैटालिटिक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो थोड़े से अमाइनो एसिड्स होते हैं और बाकी उसका बल्क स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। एंजाइम्स को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए दूसरे फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें हम कोफैक्टर कहते हैं। इनमें कौन कौन से हो सकते हैं? एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। इनमें से एमसीक्यू लाजमी आता है एक ना एक, ये जो कोफैक्टर्स हैं। कोफैक्टर अगर मेटलाइन हो तो उसे हम एक्टिवेटर कहते हैं। द डिटैचेबल कोफैक्टर इज़ नाउन एज एक्टिवेटर इफ़ इट इज़ मेटलाइन। उसके अलावा प्रोस्थेटिक ग्रुप में से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इफ़ द नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ कोवलेंटली बाउंडेड, टाइटली बाउंडेड, स्ट्रांगली बाउंडेड, इनऑर्गेनिक हो सकता है या ऑर्गेनिक, दोनों हो सकते हैं। अगर वो हो तो उसे हम प्रोस्थेटिक ग्रुप को कहते हैं। इफ़ लूजली अटैच टू द प्रोटीन पार्ट या लूजली अटैच तो उसे हम कोएंजाइम कहेंगे। और कोएंजाइम मोस्टली विटामिन से डिराइव किए जाते हैं। उसके बाद रॉ मटेरियल फॉर NAD इज़ विटामिन B3, ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है। अब एंजाइम वो होता है जो अपना फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर सकता, मतलब जिसके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप या कोई एंजाइम नहीं होगा। और होलो एंजाइम जिसके पास कोफैक्टर होता है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। इस तरह जो फोटोसिंथेसिस के लिए स्पेसिफिक एंजाइम होंगे और जो रेस्पिरेशन के लिए होंगे वो अपनी स्पेसिफिक जगह पे होंगे। फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट में और सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में। आगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो देख लेते हैं। ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं, स्पीड अप द रिएक्शन। उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। पेप्सिन और पेप्सिनोजिन की इंपॉर्टेंट बात है कि जो एंजाइम कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी असल फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं होते, जब चाहिए होते हैं तब जाके प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजिन की फॉर्म में पाया जाता है। जब उसकी ज़रूरत होती है, जब फूड आती है तो तब वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक एंजाइम होता है, हमारी स्टमक के म्यूकोजा को डिफेक्ट कर सकता है। ये स्पेसिफिक pH पे काम करते हैं, टेम्परेचर पे काम करते हैं। इनको कोफैक्टर चाहिए होता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम करने से ये काम करते हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन आप पढ़ते हैं। अच्छा, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होता है, ग्लोबुलर प्रोटीन, वो 3 डायमेंशनल होती है। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ इंटरेक्ट करेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और फिर आगे प्रोडक्ट फॉर्म होगी। बट एंजाइम इसमें चेंज नहीं होगा, मतलब उसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होगी। अच्छा, इसमें से भी अक्सर क्वेश्चन आया होता है, ये जो फीडबैक मैकेनिज़्म है कि एक चीज़ है वो अपनी प्रोडक्ट को कंट्रोल कर रही है। ये एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है, ए कंट्रोल कर रहा है बी को, बी सी को और सी डी को। ऐसे जो फाइनल प्रोडक्ट है वो अपनी इनिशियल जो सबस्ट्रेट है उसको कंट्रोल कर रहा है। मतलब कि अगर फाइनल प्रोडक्ट ज़्यादा है तो वो इनिशियल जो सबस्ट्रेट है उसको रोक देगा कि आगे वो फर्दर रिएक्शन प्रोसीड ना करे। मतलब फर्स्ट एंजाइम पे एक्ट करेगा और उसको रोक देगा। उसके बाद इसके पास एक्टिव साइड होती है। एक्टिव साइड में भी आगे 2 साइड्स होती हैं, एक कैटालिटिक साइड और एक बाइंडिंग साइड, और दोनों की स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है। और एक्टिव साइड होती है चार्ज बेरिंग, इसमें 3 to 12 अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो सकते हैं। जो बाइंडिंग साइट है वो रिकॉग्निशन में हेल्प करती है और जो कैटालिटिक साइड है वो कैटालिसिस में।
उसके बाद है इनके मॉडल्स, मतलब इसके स्ट्रक्चर पे मॉडल किसने दिए हुए हैं, 2 साइंटिस्ट हैं जिनके मोस्ट एक्सेप्टेबल है। सबसे पहले एमल फिशर जिसने 1819 में दिया लॉक एंड की मॉडल। इसके मुताबिक जो एंजाइम था उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर हो सकता है, वो अपना स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकता, और जिस तरह का एंजाइम है उसी तरह का सबस्ट्रेट आके उसमें लगेगा। इसके मुताबिक एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर है। लेकिन कोशलैंड में 1955 में एक मॉडल दिया जिसे हम इंड्यूस फिट मॉडल कहते हैं। इसके मुताबिक जो एंजाइम है वो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर सकती है और इस तरह अपना फंक्शन एक्टिवली परफॉर्म कर सकती है। अब कौन से वेक्टर्स हैं जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर एंजाइम कंसंट्रेशन ज़्यादा करते जाएंगे तो रिएक्शन ज़्यादा होता जाएगा, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद अगर हम लोग एंजाइम कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे तो रिएक्शन रेट प्रोसीड नहीं होगा, क्योंकि एक्टिव साइड हमारे पास अवेलेबल नहीं होगी ज़्यादा। उसके बाद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है तो उस पर भी ऐसे ही डिपेंड करेगा। सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे, एक टाइम आएगा कि रिएक्शन रेट ज़्यादा होता जाएगा, लेकिन उसके बाद रिएक्शन रेट ज़्यादा फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा एंजाइम्स नहीं हैं। सो यहाँ पे एक मिस्टेक होगी कि एंजाइम कंसंट्रेशन में एंजाइम ज़्यादा होंगी लेकिन सबस्ट्रेट ज़्यादा नहीं होंगे। एक्टिव साइट तो होंगी लेकिन सबस्ट्रेट ज़्यादा नहीं होंगे, और सबस्ट्रेट ज़्यादा होंगे लेकिन एक्टिव साइट्स हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगी। नेक्स्ट ये इस ग्राफ से भी बताया गया है कि इसमें पहले उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक्टिव साइट स्टिल अवेलेबल। जब रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है तो पहले एक्टिव साइट अवेलेबल हैं, उसके बाद एक्टिव साइट अवेलेबल नहीं है। वहाँ जाकर रिएक्शन क्या होगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, मतलब एंजाइम वहाँ पे सारे ऑक्यूपाइड है, रिएक्शन आगे फर्दर प्रोसीड नहीं होगा। उसके बाद टेम्परेचर में आपने स्पेसिफिक टेम्परेचर याद रखना है। बर्ड्स का कितना होता है 40 डिग्री सेल्सियस, इस तरह हमारा कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। एंजाइम अपने स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करते हैं जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। अगर इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर एक्टिवेशन एनर्जी वो कम करते हैं, लेकिन उसके साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़नी शुरू हो जाती है, और एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं मतलब वो आपस में एक दूसरे के साथ क्विकली मूव करना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो होता है वो लॉस होने के ख़तरा होता है। अगला स्ट्रक्चर ये इसमें से भी अक्सर क्वेश्चन आया होता है, ऑप्टिमम पीएच जिस पे एंजाइम मैक्सिमम काम करते हैं, और अगर ज़्यादा हो जाए तो आयनाइजेशन करवा देती है अमाइनो एसिड्स की, और उसकी एक्टिविटी रिटार्ड या ब्लॉक कम्प्लीटली टॉक जो वर्ड होता है वो पीएच में यूज़ होता है ज़्यादातर। इसमें रिएक्शन रेट डबल हो रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं, लेकिन 37 पे क्योंकि हमारी बॉडी के एंजाइम मैक्सिमम काम करते हैं, अगर उससे ज़्यादा होगा तो डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम हो जाएगी। ये टेबल मस्ट याद करना है, मस्ट। इसमें जैसे एंजाइम्स की पीएच लिखी है वैसे की वैसे याद करनी है। एक बता देती हूँ आप लोगों को कि इसको कैसे याद करना है। एक निमोनिक है, पहले से जाओ इत्थे आके सालियो, कित्थे चले हो पाकिस्तान आके। पहले से जाओ पी, से जाओ सुक्रेज, इत्थे ई, आगे सालियो एस, कित्थे सी, चले सी एच काइमोट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक लाइपेज, पाकिस्तान आके। पहले से जाओ इत्थे आके सालियो, कित्थे चले हो पाकिस्तान आके। जिसने जो निमोनिक बनाया हुआ है वो उससे याद कर सकता है। अगला इनहिबिटर, इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है। इनहिबिटर जो टेम्परेरीली या परमानेंटली ब्लॉक कर दे एक्टिव साइट को, उसे हम इनहिबिटर कहते हैं। इसमें साइनाइड, एंटीबायोटिक्स और दूसरी चीज़ें आती हैं। ये इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं, और रिवर्सिबल में इरिवर्सिबल जो एक्टिव साइट पर अटैच हो जाते हैं और दोबारा उनको हम लोग यानी एंजाइम को दोबारा करेक्ट फॉर्म में नहीं ला सकते। ये कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट्स पे। फॉर एग्जांपल इसमें मर्करी आता है। अगर रिवर्सिबल जिनको हम लोग दोबारा वापस एंजाइम को उसकी वापस असल शेप में ला सकते हैं। ये वीक लिंकेज बनाते हैं एंजाइम के साथ,
कम्प्लीटली और पार्शली इनका इफ़ेक्ट हम लोग कैंसिल कर सकते हैं अगर इंक्रीज़ कर दें उसकी कंसंट्रेशन। कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो एक्टिव साइट पे इन्वॉल्व होते हैं, मतलब एक्टिव साइट पे लगते हैं, उसमें मेलोनिक एसिड आ जाता है। और जो नॉन कम्पिटिटिव जो अदर देन एक्टिव साइट कहीं भी बिग कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ये नीचे एक डायग्राम में इसको मस्ट करना है। मैकेनिज़्म ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिशन दिखाइए। ये सक्सिनिक एसिड है जिसका रिएक्शन परफॉर्म होना है और उसकी जगह पे क्या आ जाता है, फिमाइक एसिड। फिमाइक एसिड उससे बना होता है, लेकिन अगर सक्सिनिक एसिड की जगह मेलोनिक एसिड आ जाए जो उसका कम्पिटिटिव इनहिबिटर है, फिर असल प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक करें और अगर आप चैनल पे भी नहीं हैं तो उसे भी सब्सक्राइब करें।